साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम लोग जो है पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, जो हमारे कह लीजिए कि पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस, बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस और आरओ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पॉलिटी रिवीजन में हम लोग दो टॉपिक का रिवीजन कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमने रिवीजन किया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में, और दूसरा टॉपिक हमने रिवीजन किया था कि जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां। ठीक है, और जब अनुसूचियां हम बता रहे थे तो अनुसूचियों को बताने के क्रम में ही हमने बताया था कि भारतीय संविधान में जो है कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 1 में किया गया है, भाग 1 में अनुसूची 1 में। ठीक है, भाग 1 अनुसूची 1 यानी पहली अनुसूची में किया गया है और अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो भाग 1 में मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि राज्यों की स्थापना कब हुई, किस राज्य की कब स्थापना हुई। चाहे इस प्रश्न को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो कूट में दे देता है, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है और कभी कभी सुमेलित करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनुच्छेद 1 में जो है हमारे देश के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ ध्यान रखिएगा कि फेडरल शब्द का प्रयोग भारतीय संघ के लिए नहीं किया गया है, जबकि अमेरिकी संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल। ठीक है, फेडरल। लेकिन भारतीय संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ एक चीज़ ये भी जान लेना जरूरी है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ है। अमेरिकी संघ क्या है? राज्यों के मध्य किए गए समझौते का परिणाम है, जबकि भारतीय संघ क्या है? भारतीय संघ राज्यों के मध्य किए गए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। कहा जाता है, एक लाइन बड़ी फेमस आपने शायद पढ़ी भी होगी, कि भारत जो है, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, अविभाज्य संघ है। ठीक, ये कहा गया है। वहीं अमेरिकी संविधान के विषय में कहा गया है कि अमेरिका अविभक्त या अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। ये दोनों शब्दों का डिफरेंस आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, दो लाइनें हैं यहाँ। एक कहा गया है कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है या विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, और अमेरिका के विषय में कहा गया है कि अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अलग अलग स्टेट जो हैं, जैसे मान लीजिए इस समय 28 स्टेट्स हैं, 8 टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, वहीं अमेरिका में क्या है? 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं। इसका मतलब हमने जो 28 स्टेट और 8 टेरिटरी का विभाजन किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इतना ही रहेगा। ये विभाजन हमने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया है।
इसको हम 27 भी कर सकते हैं और इसको हम 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, ये 50 राज्य हैं, इनका विभाजन नहीं हो सकता, ये अविभाज्य हैं पूरी तरह, ये 50 ही हमेशा रहेंगे और इनको अमेरिकी राज्य से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। तो ये क्या हो गया, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। और भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ का मतलब कि भारत में 28 स्टेट्स हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा इतने ही रहेंगे। प्रशासनिक सुविधा के लिए इनका फिर से परिसीमन किया जा सकता है, इनके राज्य क्षेत्रों में फिर से परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक ये भी ध्यान देना है कि भारतीय राज्य भी अविभाज्य हैं, यानी हमारे देश से अलग होकर कोई काम या अलग होकर नहीं जा सकते, विभक्त नहीं हो सकते। तो भारत क्या है, विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है या अविभाज्य संघ है, और अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ठीक। अब उम्मीद है कि आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक। अब और आगे आपको क्या जान लेना चाहिए, एक मिनट, आगे आपको और क्या जानना चाहिए। हाँ, अनुच्छेद 1 में भारत के लिए क्या प्रयोग किया गया है, फेडरल शब्द का प्रयोग, सॉरी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ठीक है। तो राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, ये हमने बताया ही। अनुच्छेद 1 में राज्यों की कुल 3 श्रेणियां बताई गई हैं, ठीक। पहला, राज्यों के क्षेत्र, जैसे हमारा यूपी है, हमारा बिहार है, ठीक है, या अन्य राज्य हैं 28। और संघ क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी श्रेणी में वे क्षेत्र आते हैं जो अभी फिलहाल भारत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भविष्य में उनको कभी भी अधिगृहीत किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पीओके है, ठीक है, पीओके को अभी कल को जो है भारत पाकिस्तान में समझौता हो जाए, किसी भी तरीके से पीओके भारत के हिस्से में आ जाए, तो ये ऐसा क्षेत्र है कि जो भारत द्वारा अभी अधिगृहीत नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। या बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश का जो सीमा विवाद था। तो कुल 3 श्रेणियां बताई गई हैं पहली अनुसूची में, पहले अनुच्छेद में राज्यों की 3 श्रेणियां हैं। ऐसे क्षेत्र जो राज्यों के तहत आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसे क्षेत्र जिनको कभी भी अधिगृहीत किया जा सकता है। और राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम, उनके विस्तार क्षेत्र प्रथम अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ है ही, ये हमने बताया ही। और कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है भाग 21 के अंतर्गत। पहले ही हम बता चुके हैं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक। तो 22 भाग में जो 21वां भाग है, उसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था है। उसमें हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और कर्नाटक है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किन किन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 371 के तहत अनुच्छेद 371 विशेष रूप से उल्लेखनीय यहाँ पे है। तो अनुच्छेद 371 और भाग 21 में किन किन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था है, इसके लिए एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि ये भी कई बार प्रीवियस ईयर में सुमेलित करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। अभी फिलहाल जान लीजिए कि भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में व्यवस्था की गई है। हमने जब अनुसूचियां वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो ये बताया है कि 5वीं अनुसूची में पूरे देश के एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जबकि 6ठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय
त्रिपुरा और मिजोरम यानी AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 5वीं अनुसूची पूरे देश के SC ST क्षेत्रों की बात करती है, जबकि 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के केवल ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। ठीक, और एक चीज़ आपको जान लेना चाहिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी राज्य का भी अधिग्रहण कर सकता है। किस वजह से कर सकता है, किस शक्ति के साथ कर सकता है? संप्रभु होने के कारण। ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को प्रभुता संपन्न कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना में ही हमारे देश को क्या कहा गया है? प्रभुता संपन्न कहा गया है। और प्रभुता संपन्न होने के कारण हमारा देश जो है किसी भी विदेशी राज्य का अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कर सकता है, और इसके तहत किया भी है। जैसे दादर और नगर हवेली को किया है, गोवा पहले पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, उसको किया है, दमन दीव को किया है, पुद्दुचेरी फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था, सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत थी या राज्य था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत विदेशी राज्य का अधिग्रहण कर सकता है, उससे मतलब इस पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा। और आपको क्या जान लेना चाहिए, अनुच्छेद 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? देखिए, अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, भारत संघ में। ठीक है, यानी कि हमारी संसद जो है उसको अधिकार है कि वो उन राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है। ठीक, इतने का हिस्सा नहीं है अभी, यहाँ का कोई पार्ट हो, 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 मतलब ऐसे क्षेत्र जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, उनको जब भारतीय संघ में संसद शामिल करेगी तो वो अनुच्छेद 2 के तहत करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत। बेसिक डिफरेंस 2 और 3 में क्या है समझ लीजिए। और अनुच्छेद 3 में क्या है, मान लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य को मतलब इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा होने के कारण कहा जाता है कि इसको 2-3 पार्ट में बांट देना चाहिए। तो अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य का 2-3 भागों में विभाजन कर दिया जाए प्रशासनिक सुविधा के लिए, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। यानी कि भारत संघ में जो क्षेत्र शामिल हैं, जो राज्य शामिल हैं, उनके नाम में परिवर्तन हो, उनके सीमा में परिवर्तन हो, उनकी प्रशासनिक मशीनरी में परिवर्तन हो, इस तरीके का कोई परिवर्तन अगर किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो हमारे भारतीय संघ का हिस्सा पहले से नहीं है, किसी भी कारण से भारतीय संघ का हिस्सा वो बनाए जाते हैं बाहर से ला करके, तो वो जो है किसके तहत होंगे? अनुच्छेद 2 के तहत होंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 2 के तहत 2 प्रकार के राज्यों को शामिल किया जा सकता है। नए राज्य भारत संघ में शामिल करने की शक्ति है जो पहले से अस्तित्व में है। पहले से मान लीजिए भारत का कोई पड़ोसी देश हो, अस्तित्व में हो। ठीक है, मान लीजिए नेपाल है। ठीक, नेपाल है, ये पहले से अस्तित्व में है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोचने में क्या जाता है, सपोज करिए कि नेपाल किसी कारण भारत में अभी विलय करना चाहे तो भारत में उसका विलय हो जाए। या मान लीजिए जम्मू कश्मीर था। ठीक है, जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर क्या थी? एक स्वतंत्र रियासत थी, तो उसने भारत में अपना विलय कर लिया। इसी प्रकार से सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य या रियासत थी, तो इसने भारत में विलय कर लिया। तो कोई विदेशी राज्य अगर भारत में विलय हो जिसका अस्तित्व पहले से है, तो उसको 2 के तहत शामिल किया जा सकता है, या कोई नया क्षेत्र गठित करके उसको नया नाम दिया जा सकता है, वो भी अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था अनुच्छेद 3 के तहत होगी, ये हमने बता ही दिया कंपेयर करने में। और एक चीज़ यहाँ ये भी ध्यान देना है, विशेष तौर पे क्या ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए अनुच्छेद 2 या 3 के तहत
किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना है, ठीक है, या अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का पुनर्सीमन करना। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया कि हमारा यूपी है, इसको मांग होती है कि इसको छोटे छोटे पार्ट में 2-3 स्टेट बना देना चाहिए, ठीक है, यानी इसका पुनर्सीमन कर देना चाहिए। तो अगर यूपी का पुनर्सीमन किया जाएगा तो पहले मतलब ऐसा कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी होगी, तभी वो संसद में पेश किया जा सकता है, ठीक। और संसद में राष्ट्रपति इस पे अपनी संस्तुति या सहमति देने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल की राय जानेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि संबंधित राज्य विधानमंडल की राय वो माने ही। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर किसी राज्य का अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्सीमन करना है तो राष्ट्रपति जो है मतलब संसद में वो अध्यादेश पेश करने से पहले गवर्नमेंट को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी, और राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल की राय जानने की कोशिश करेगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित राज्य विधानमंडल की राय मानी ही जाए, यानी कोई बाध्यता इस पर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि राज्य विधानमंडल निश्चित समय सीमा के अंदर ही अपनी राय देगा। ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए उसको लंबित करके रख ले, ठीक। और 18वें संवैधानिक संशोधन 1966 द्वारा अनुच्छेद 3 से संबंधित जो है ये है 18वां संवैधानिक संशोधन। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। वही जो हमने ऊपर बताया, ये 18वें संवैधानिक संशोधन 1966 द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरी बात इसी में क्या है कि संघ शासित क्षेत्र के लिए संबंधित विधानमंडल की सहमति भी आवश्यक नहीं है। ये बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य 1956 केस में कहा गया है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कह सकते हैं, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने 1956 में कहा है बाबूलाल बनाम बम्बई केस में कि संघ शासित क्षेत्र के निर्धारण के लिए या पुनर्सीमन के लिए संबंधित विधानमंडल की सहमति आवश्यक नहीं है। और ये हमने ऊपर एक्सप्लेन ही कर दिया कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में व्यवस्था है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसमें भी शर्त है, देखिए जहाँ टर्म एंड कंडीशन है वहीं से क्वेश्चन आयोग बनाएगा, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या शर्त है? इसमें शर्त यह है कि मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्य के नाम या सीमा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 में 2/3 बहुमत से संशोधन होना आवश्यक है, और अगर 368 के तहत नहीं माना जाएगा तो यानी सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन है कि कोई भारतीय क्षेत्र हो, मान लीजिए कोई भारतीय क्षेत्र है, इसको किसी विदेशी को अभी देना हो, ठीक है, किसी विदेशी को इसको देना हो, तो अगर विदेशी को देना होगा तो 368 के तहत संशोधन करके ही किसी विदेशी को किसी भारतीय क्षेत्र को दिया जा सकता है, ठीक है। ये कहाँ कहा गया है? संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही किया जा सकता है। ये 9वें संशोधन 1960 में कहा गया है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 9वां संशोधन 1960 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 9वें संशोधन 1960 में कहा गया है कि राज्यों की सीमा समाप्त करने, भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की शक्ति संसद के पास तब तक नहीं है जब तक कि वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं करती है, ठीक है। यानी कि साधारण प्रक्रिया से किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा नहीं जा सकता है, ठीक। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है। ये भी 1969 के वर्डिक्ट में कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? जैसे मान लीजिए अभी भारत
बांग्लादेश या भारत पाकिस्तान के बीच कोई सीमा निर्धारण को लेकर विवाद हो तो उसमें संशोधन जरूरी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आप भारतीय क्षेत्र को विदेश को न सौंपें। ठीक है, अभी देखिए भारत बांग्लादेश का जो सीमा निर्धारण हुआ 100वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 100वां संवैधानिक संशोधन भारत बांग्लादेश सीमा से संबंधित है। तो इसमें क्या मामला था, इसमें क्या था, कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए और कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र लिए गए। तो मान लीजिए आप बांग्लादेश के क्षेत्र ले रहे थे तो उसमें संशोधन जरूरी नहीं था, लेकिन आपने अपना क्षेत्र बांग्लादेश को दिया तो उसमें संशोधन आवश्यक था। ठीक है, इसीलिए 100वां संशोधन करना पड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको जानना चाहिए। ये देखिए नीचे हमने लिखा भी है कि 100वां संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा निर्धारण से संबंधित है। ठीक, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे कैसे हुआ है, ये आप जान लीजिए। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ कुल छोटी बड़ी मिला के 552 रियासतें थीं। 552 रियासतें थी तो उनके राजा थे। तो उन 552 रियासतों में से लगभग 549 रियासतों ने सीधे सीधे भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया। ठीक, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, उसमें हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। ठीक, फिर बाद में कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी बनी कि इन तीनों को भी भारत में एन केन प्रकार ने मिलाना पड़ा। तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा मिला लिया गया, जूनागढ़ का विलय जो है जनमत संग्रह द्वारा हो गया। ठीक, और कश्मीर का विलय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कर लिया गया। और फिर कालांतर में 1950 में 4 प्रकार के भारतीय राज्यों का निर्माण होता है। पहला खंड का खा गा, मतलब 4 जो है इनके श्रेणियां बनाई गई। का में ब्रिटिश भारत में गवर्नर के शासन वाले राज्य, यानी जिन पर सीधे गवर्नर का, ब्रिटिश गवर्नर का शासन होता था, उनको का में रखा गया। खा में ऐसे राज्य जहां विधानमंडल भी था और साथ साथ शाही शासन यानी राजा भी हुआ करते थे। ठीक है, विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन की भी व्यवस्था थी। और खंडगा में मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन वाले राज्य रखे गए। मुख्य आयुक्त का मतलब जैसे आज का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इस तरीके के राज्य रखे गए खंडगा में। और खंडगा में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। हुआ क्या कि मतलब इस तरीके से 1950 में व्यवस्था तो बनी, हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ठीक है, उनका रहन सहन भी अलग है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी वो अलग हैं। तो हुआ क्या कि जब हमारा देश मतलब अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग चलती रही समय समय पर। ठीक है, कुछ क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश है, आपका तेलंगाना है और ये मतलब तमिल क्षेत्र है, कुल मिला के दक्षिणी भारतीय राज्य जो थे वो कह रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो इस विवाद को हल करने के लिए एस.के. धर की अध्यक्षता में सबसे पहले एक आयोग गठित किया गया। एस.के. धर उनका नाम था। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। कब किया गया गठन? जून 1948 में। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया? भाषाई प्रांत आयोग नाम दिया गया। ठीक है, एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हो गया। इसने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में, और इसकी सिफारिश क्या थी कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। यानी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को धर आयोग ने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। तो इससे क्या हुआ? भारी विरोध होने लगा। भारी विरोध होने लगा तो दिसंबर 1948 में ही एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? भाषाई प्रांत समिति का, और जिसको नाम दिया गया JVP समिति। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको? JVP समिति। यानी इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसीलिए इसको कहा गया JBP समिति। हालांकि इसका कोई अध्यक्ष या संरक्षक नहीं था, ये तीनों सदस्य जो है समान स्टेटस रखते थे इस समिति में, ठीक है। और फिर इन्होंने मतलब धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इनको गठित किया गया था इस समिति को। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में, और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। जब राज्यों के गठन को भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया JBP समिति ने भी, तो पोट्टी श्रीरामुल्लू इनका नाम था, ये आंध्र प्रदेश के नेता थे, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जब ये भूख हड़ताल पे बैठ गए तो 56 दिन बाद भूख हड़ताल के कारण इनका निधन हो गया। और इनका जब निधन हो गया तो सरकार पे काफ़ी दबाव बढ़ गया कि वो भाषाई आधार पर राज्य का गठन करे। और फिर अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की ही मांग ये, यानी एक तेलुगु भाषी राज्य के गठन की मांग ये कर रहे थे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इस तरीके से भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला भारतीय राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। ये बहुत बार पूछा गया है। और इसका गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1953 में हुआ था। अब जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो जाहिर सी बात है कि और राज्य भी सर उठाएंगे भाषा के आधार पर कि हमारा भी गठन किया जाए, हमें भी अधिकार दिया जाए। तो इस वजह से फिर दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग बनाया गया, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विचार के लिए। और जब फजल अली आयोग बना तो उसके सदस्य थे फजल अली, KM पडिक्कर और HM कुंजरू। मतलब अध्यक्ष उसके फजल अली थे और अन्य सदस्य KM पडिक्कर और HN कुंजरू इनका नाम था, यानी हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि राज्य पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार होना चाहिए, लेकिन भाषा ही एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि राज्य के पुनर्गठन में भाषा एक आधार तो होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं माना जा सकता, ठीक है। इससे देश में बड़े पैमाने पर विभाजन हो जाएगा। क्या इनकी सिफारिश थी? इनकी सिफारिश थी कि 4 आयामी वर्गीकरण समाप्त किया जाए, जो पूर्व में बताया गया कि का, खा, गा और घा 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे आज़ादी के बाद। तो इसको इन्होंने समाप्त करने की सिफारिश की। किसने? फजल अली आयोग ने। और इन्होंने कहा कि आप 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो सरकार ने लगभग इनकी सभी मांगों को या सभी सुझावों को मान लिया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, 7वां संशोधन किया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक है। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 नाम दिया जाता है, उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक। अब मतलब जब 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और उसके बाद फिर भाषाई आधार पे भी राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब भाषाई आधार पे राज्यों का गठन होना शुरू हुआ तो क्या हुआ? उस समय जो है मतलब जो राज्य थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा जो राज्य स्थापित किए गए वो राज्य थे केरल। केरल में त्रावणकोर, मालाबार और कासरगोडे क्षेत्र शामिल था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी क्षेत्र था, ठीक है। हैदराबाद भी इसमें शामिल था। और मध्य प्रदेश में मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र और भोपाल शामिल था। बॉम्बे क्षेत्र में सौराष्ट्र एवं कच्छ शामिल था। मैसूर में कुर्ग क्षेत्र शामिल था। पंजाब में पटियाला और पूर्वी पंजाब शामिल था। राजस्थान में अजमेर शामिल था, ठीक। और बाद में फिर क्या हुआ कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनी द्वीपों को मिलाकर के मतलब एक संघ शासित प्रदेश बना और जिसमें मद्रास को शामिल नहीं किया गया, यानी मद्रास को काटकर लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीवी द्वीपों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। और फिर 1956 के बाद कुछ और राज्य बने, यानी ये घटनाक्रम तो हुआ 1956 में, जो 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बने, ये घटनाक्रम तो हुआ 1956 में, लेकिन 1956 के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद कुछ और राज्य अस्तित्व में आए। ठीक है, कुछ और राज्य अस्तित्व में आए, उनसे संबंधित कहानी ये है। 1956 के बाद जो राज्य अस्तित्व में आए उसमें महाराष्ट्र और गुजरात आए। ये क्या हुआ, 1960 में बम्बई को काटकर 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। ठीक है, तो बम्बई यानी महाराष्ट्र पहले से ही था, गुजरात बना, तो गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बन गया। कब? 1960 में। तो पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 15वां राज्य कौन बन जाता है? गुजरात बन जाता है, 1960 में बन जाता है। ठीक, फिर दादर एवं नगर हवेली को 10वें संवैधानिक संशोधन 1961 द्वारा संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। ध्यान से यहाँ से समझिएगा। फिर आगे क्या हुआ कि 1961 में पुलिस कार्रवाई हुई। गोवा, दमन और दीव जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, इनको पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिग्रहित किया भारतीय संघ ने, और 12वें संशोधन 1962 द्वारा इनको संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। किसको? गोवा, दमन और दीव को 12वें संशोधन 1962 द्वारा क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है 1987 में, और फिर गोवा पूर्ण राज्य बन जाता है। पुद्दुचेरी जो है, क्या हुआ कि पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये क्षेत्र जो थे फ्रांस के नियंत्रण में थे, लेकिन 1954 में फ्रांस ने इसको भारत को सौंप दिया। जब भारत को फ्रांस ने सौंप दिया तो 14वें संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित क्षेत्र इनको बना दिया गया, पुद्दुचेरी को। ठीक, और फिर बाद में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। ठीक है, कब बना? 1963 में। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना, नागा पहाड़ियों और असम के त्वेनसांग क्षेत्र को काट करके। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ, और इसीलिए 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में बम्बई को काट के गुजरात भारत का 15वां राज्य बना। गोवा, दमन, दीव जो है 10वें संशोधन द्वारा दादर नगर हवेली केंद्र शासित क्षेत्र बने। गोवा, दमन और दीव जो है 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिकृत किए गए, और 12वें संशोधन 1962 द्वारा इनको केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। फिर 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बन जाता है। ठीक, पुद्दुचेरी को 1954 में फ्रांस ने सुपुर्द कर दिया भारत को, तो पुद्दुचेरी केंद्र शासित बन गया 14वें संशोधन 1962 द्वारा। ठीक, फिर नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बनता है 1963 में, असम और कुछ त्वेनसांग यानी नागा पहाड़ियों और असम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिला करके। फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल का गठन होता है 1966 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य बनता है। कौन बना? 15वां गुजरात बना, 16वां नागालैंड बना, 17वां कौन बना? हरियाणा बना। और हरियाणा किससे अलग हो रहा है? पंजाब से। ठीक है, और इसी के साथ ही केंद्र शासित चंडीगढ़ का भी गठन हुआ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा। फिर शाह आयोग का गठन किया गया 1966 में। हिमाचल प्रदेश राज्य बना, पहले यह केंद्र शासित प्रदेश बना, बाद में 25 जनवरी 1971 को ये प्रभावी होता है। फिर बाद में हिमाचल जो है 18वां राज्य भारत का बन जाता है 1971 में ही। ठीक है, 1971 में ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और ये भारत का 18वां राज्य। तो 15वां गुजरात हो गया, 15वां गुजरात हो गया, 16वां नागालैंड हो गया, 17वां हरियाणा हो गया। ठीक है, और 18वां कौन हो गया? आपका हिमाचल हो गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय यानी एमटीएम बनते हैं। एमटीएम, इनकी कहानी क्या है भाई? 1972 में मणिपुर एवं त्रिपुरा संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। फिर मेघालय को एक उपराज्य बनाया गया। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल भी केंद्र शासित प्रदेश बन गए।
बाद में मणिपुर को भारतीय संघ का 19वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, मणिपुर भारतीय संघ का 19वां राज्य बन गया। ठीक, फिर त्रिपुरा जो है भारतीय संघ का 20वां राज्य बनता है और मेघालय 21वां। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, यम टी यम। ठीक है, यम टी यम 19, 20, 21, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम जो है राज्य बन जाते हैं। सॉरी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो है एक राज्य बनते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ ध्यान रखिएगा, 19, 20, 21, 19वां, 20वां, 21वां राज्य बनता है। और 22वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा मेघालय को एक स्वायत्त शासी राज्य बनाया जाता है, जो पहले उपराज्य हुआ करता था। ठीक है, अब हमारे 21 राज्य बन चुके हैं। अब सिक्किम जो है 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 किया जाता है और इसको एक संबद्ध राज्य बनाया जाता है, क्योंकि पहले सिक्किम क्या था, एक रियासत थी, एक स्वतंत्र रियासत थी। ठीक, तो 35वें संशोधन द्वारा 1974 द्वारा इसको एक संबद्ध राज्य बनाया जाता है, अनुच्छेद 2 का 10वीं अनुसूची के तहत। फिर 36वां संशोधन करके 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है, इसी संशोधन द्वारा संविधान की पहली व चौथी अनुसूची संशोधित की जाती है और 371 चा जोड़ा जाता है। सिक्किम के प्रशासन के लिए इसमें विशेष प्रावधान, हमने जो बताया कि भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, तो उसमें सिक्किम भी आ गया। इसी के तहत 2 का एवं 10वीं अनुसूची जो मतलब को निरसित भी कर दिया गया और सिक्किम को एक राज्य बना दिया गया। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास कितने राज्य हो गए हैं, सिक्किम 22वां बन गया है। अब देखिए 23, 24, 25 मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और गोवा बनते हैं। ठीक है, मणिपुर बार बार नाम आ रहा है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य का गठन होता है 1987 में। मिजोरम 23वां है, अरुणाचल 24वां है और गोवा 25वां है, यानी 23, 24, 25। ठीक, मिजो, अरुण, गो ऐसे लिख सकते हो, इसको याद कर लो ऐसे, मिजो, अरुण, गो। ठीक, मिजो, अरुण, गो। तो ये बनते हैं 23, 24 और 25 राज्य, 23वां, 24वां और 25वां राज्य। यहाँ तक अगर आप याद कर लिए हैं तो इसके आगे तो आपको भटकना ही नहीं है। फिर 2000 में 3 राज्य बनते हैं। मध्य प्रदेश को काट के 26वां राज्य बन जाता है छत्तीसगढ़, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को काट के 27वां राज्य बन जाता है उत्तराखंड, और बिहार को काट करके झारखंड बन जाता है भारत का 28वां राज्य। 3 को ऐसे याद कर लीजिए आप, छऊ झा, छऊ झा। ठीक है, छऊ झा का मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, 2 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को इनका गठन हुआ है। 2 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, डेट याद कर लीजिए। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को झारखंड बना। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश को काट करके 29वां राज्य बन जाता है तेलंगाना। लेकिन इस समय 28 राज्य हैं। कैसे हैं? जम्मू कश्मीर जो भारत का एक राज्य हुआ करता था, उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 2019 में, जब 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो भारत में घट करके राज्यों की संख्या फिर से 28 हो गई। पहले 29 हुआ करते थे। ठीक है, 2019 तक 29 थे, और जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई? राज्यों की संख्या हो गई 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में ये क्या बोलते हैं, दमन दीव और उसको क्या बोलते हैं, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली
इन सबको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो 2 हुआ करते थे। तो जब इनको एक बना दिया गया तो घट करके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। आई बात समझ में? अब देखिए कुछ और चीज़ें जान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम जो है पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, 1950 में इसको उत्तर प्रदेश बना दिया गया। ठीक, इसी प्रकार मद्रास को 1969 में तमिलनाडु कहा गया। इसी प्रकार मैसूर को जो है 1973 में कर्नाटक कहा जाने लगा। लक्षद्वीप मिनिकॉय अमिनदीवी को लक्षद्वीप बना दिया गया। 1992 में 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये भी बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक, और पांडिचेरी 2006 में ही पुद्दुचेरी बन गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया, ओडिशा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ राज्यों की स्थापना से रिलेटेड थीं। अब अगर आपको राज्यों की स्थापना का क्रम याद करने में कठिनाई होती है तो एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो आप अलग से याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पे हुआ पहली बार आंध्र प्रदेश का। ठीक, और अक्टूबर 1953 में हुआ। अक्टूबर 1953 में हुआ, तो भाषाई आधार पे गठित होने वाला यह पहला राज्य हुआ। इसके लिए आदि कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसके आगे एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं अन्य राज्यों को याद करने से संबंधित। अभी ऊपर हमने बताया कि सबसे पहले जो 15वां राज्य बना, ये 14वां राज्य था, तो भारत का जो 15वां राज्य बना वो गुजरात बना। तो गुजरात से आप याद कर लीजिए। देखिए, गुनाह किया, गुनाह किया हिमाचल में। एक मिनट, हिमाचल में मथ सी से मी आ गो। इसी से आपको सभी राज्य याद हो जाएंगे। गुनाह किया हिमाचल में मथ से मी आ गो। ठीक है, अब देखिए गु से क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात। और गुजरात का गठन कब हुआ है, 1960 में हुआ है। ठीक है, ये साल आपको याद हो जाएगा। ना से क्या हुआ, नागालैंड हुआ। ठीक, नागालैंड का गठन कब हुआ है, 1963 में हुआ है। ठीक, नागालैंड का गठन कब हुआ, 1963 में। हा से क्या हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, हरियाणा। और हरियाणा का गठन कब हुआ है, 1966 में। 3-3 साल के गैप पे ये सब बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर किया मतलब ट्रिक बनाने के लिए जोड़ लिया गया। फिर हिमाचल का गठन होता है। हिमाचल कब बना है, 1971 में, 1971 में। ठीक, उसके बाद हिमाचल में फिर मथ यानी मेघालय में से बन गया मेघालय। ठीक, मेघालय कब बना है, 1972 में, 1972 में। फिर अगले माह से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर का गठन कब होता है, 1972 में। यानी मेमथ वाले दोनों राज्यों मेघालय और मणिपुर का गठन होता है 1972 में। फिर लिखा गया सेमियागो। ठीक है, मेमथ ता, यहाँ में था की जगह ता लिख लीजिए तो सही हो जाएगा। ठीक है, मेमथ। अब ता से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य का गठन कब होता है, 1972 में ही। ठीक, तो
मेमत वाले तीनों राज्य 1972 में बनते हैं। उसमें आता है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अब सेमियागो, सीमियागो इसको लिख लीजिए, सीमियागो, ठीक, सीमियागो। तो सी से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, ठीक। और ये राज्य कब बनता है, सिक्किम 1975 में, 1975 में। मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम, ठीक। मिजोरम बनता है 1987 में, यानी मिजोरम और गोवा दोनों कब बनते हैं, 1987 में। अरुणाचल भी बनता है 1987 में। तो मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल, और उसके बाद फिर क्या बन जाता है, गोवा, ठीक है। तो ये सभी राज्य कब बनते हैं, 1987 में। तो अगर इतने राज्य आपको याद हो जाते हैं तो उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड आसानी से याद ही हो जाएगा, छौझा, वो तीनों 2000 में बने हैं। और तेलंगाना जो बना है, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना है। तो अगर राज्यों का क्रम आपको याद नहीं हो रहा है तो ये ट्रिक आपके लिए मददगार हो सकती है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ ये ट्रिक। गुनाह किया हिमाचल में, मेमत सिमियागो, ठीक है। तो गु से गुजरात हो गया, ना से नागालैंड हो गया, हा से हरियाणा हो गया, हिमाचल से हिमाचल हो गया, ठीक। मे से हो गया मेघालय, फिर मा से हो गया मणिपुर, फिर ता से हो गया त्रिपुरा, फिर सी से हो गया सिक्किम, मी से हो गया मिजोरम, आ से हो गया अरुणाचल, और फिर गो से हो गया गोवा। तो गुनाह किया हिमाचल में, मेमत सेमियागो, ठीक। तो अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे या देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।